नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हमारे जटिल दस्तावेजों और बड़ी-बड़ी पीडीएफ फाइलों को असल में कैसे समझता है? ये कोई आम तकनीकी बात नहीं है। ये समझना कि मशीनें जानकारी को कैसे प्रोसेस करती हैं, असल में वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा एनालिसिस की पूरी दुनिया को पलट कर रख रहा है। आज हम ओपन रिव्यू की रिपोर्ट, जेटीर जर्नल के अध्ययन और नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के नैतिक दिशा निर्देशों जैसे कई अहम स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और इस तकनीकी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। ओके, चलिए इस सफर का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एआई की बड़ी तस्वीर यानी रिसर्च क्रांति से। फिर समझेंगे कि एआई असल में पढ़ता कैसे है। उसके बाद एआई समर्थित वर्कफ्लो, प्रॉम्प्टिंग के तरीके, नैतिकता के नियम और अंत में हमारे डॉक्यूमेंट्स का भविष्य क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एआई रिसर्च क्रांति, एक नया डिजिटल युग। देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जादू तो देखा ही है, लेकिन अब एजेंटिक एआई के रूप में एक और भी बड़ा ट्रेंड सामने आ रहा है। ओपन रिव्यू के एक शोध पत्र का ये कोट बिल्कुल सटीक है। ये स्पष्ट करता है कि पहले वाले एआई के उलट आज के ये एजेंटिक सिस्टम पूरी तरह से खुद फैसले लेते हैं। ये खुद तर्क लगा सकते हैं, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक टूल नहीं रहे, ये अब डिजिटल रिसर्च असिस्टेंट बन गए हैं जो हमारी वैज्ञानिक खोजों की स्पीड को पंख लगा रहे हैं। अगर हम इन सिस्टम्स की ताकतों को देखें तो ये परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाने से लेकर प्रायोगिक डिजाइन और भारी भरकम डेटा एनालिसिस तक का काम कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बिल्कुल साफ किया गया है कि स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यू यानी साहित्य समीक्षा करना अभी भी इन प्रणालियों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मानवीय सटीकता की जरूरत होती है। रिसर्च अरीना या एजेंट लेबोरेटरी जैसे फ्रेमवर्क्स इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अब आते हैं भाग 2 पर। इसके अंदर के मैकेनिज्म को समझते हैं कि एआई असल में पढ़ता कैसे है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इंसानी और मशीनी समझ का फर्क। हम सोचते हैं कि एआई हमारी तरह पढ़ता है, पर ऐसा नहीं है। एक तरफ बॉर्न डिजिटल पीडीएफ्स हैं, यानी जो सीधे कंप्यूटर पर बनी है। इनमें कैरेक्टर कोड्स होते हैं जिन्हें एआई आसानी से डिकोड कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ कागज को स्कैन करके बनाई गई पीडीएफ, मशीन के लिए ये कोई टेक्स्ट नहीं है, बल्कि लाखों रंगीन बिंदुओं या डेड पिक्सेल्स का एक बंद तिजोरी है। इसे खोलने और पढ़ने के लिए उसे ओसीआर और आधुनिक विजन एआई तकनीक की जरूरत पड़ती है। सोचिए, अगर 500 पन्नों की रिपोर्ट एआई को दे दी जाए तो वो क्या करेगा? कोई भी मॉडल इतने सारे पन्ने एक साथ याद नहीं रख सकता। यही एंट्री होती है रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की। ये एक शानदार साइकिल है। पहला, सिस्टम पूरी फाइल को छानकर सिर्फ आपके सवाल से जुड़े हिस्से निकालता है, यानी रिट्रीव करता है। दूसरा, उन हिस्सों को सवाल के साथ स्टेपल या ऑगमेंट कर देता है। और अंत में सिर्फ उसी सबूत के आधार पर जवाब जनरेट करता है। इससे एआई के मनगढ़ंत बातें करने या हेलुसिनेशन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इस पूरी रैग प्रक्रिया का हीरो है वेक्टर डेटाबेस। इसे आप एआई का लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग मान सकते हैं। जब डेटा अंदर जाता है तो एआई वाक्यों को टोकन में तोड़कर उन्हें गणितीय वेक्टर यानी मैथ में बदल देता है। इसका फायदा, अगर आप राजस्व या रेवेन्यू शब्द खोज रहे हैं तो सिस्टम सिर्फ कीवर्ड मैच नहीं करेगा, बल्कि वित्तीय लाभ या प्रॉफिट जैसे शब्दों को भी खींच लाएगा, क्योंकि गणित की भाषा में उन दोनों का मतलब एक दूसरे के बहुत करीब है। कमाल की बात है ना? भाग 3, एआई समर्थित वर्कफ्लो। चलिए इन तकनीकी बातों को वापस असली दुनिया में लागू करके देखते हैं। तकनीक समझ ली, अब देखते हैं कि अकादमिक दुनिया में ये कैसे काम कर रहा है। इसके लिए हम जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च या JETIR के एक अध्ययन का सहारा ले रहे हैं। ये जर्नल बताता है कि आज के समय में अकादमिक राइटिंग में एआई कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। इस अध्ययन ने एआई समर्थित रिसर्च के लिए एक पूरा वर्कफ्लो तैयार किया है, प्रॉब्लम खोजने से लेकर लिटरेचर डिस्कवरी, नॉलेज मैपिंग, ड्राफ्टिंग में मदद और अंत में साइटेशन और एथिकल वेरिफिकेशन तक। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? वो ये कि एआई एक को पायलट या असिस्टेंट है। ये इंसान की समझ और विशेषज्ञता को बेहतर बनाने के लिए है, न कि उसे पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए। भाग 4, एआई प्रॉम्प्टिंग में महारत हासिल करना। अब बात करते हैं एआई को सही निर्देश देने की कला पर। अगर आपको एआई से बेहतरीन काम चाहिए तो प्रॉम्प्टिंग को कोडिंग की तरह देखना होगा। बड़े डॉक्यूमेंट्स से एकदम सॉलिड जानकारी निकालने के लिए प्रोफेशनल्स चेन ऑफ डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं।
इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, एक हल्का फुल्का स्केलेटन या समरी बनाना। दूसरा, उसमें ज़रूरी फैक्ट्स डालना या इन्फ्यूजन करना। तीसरा, फालतू शब्द हटाकर उसे कंप्रेस करना। और चौथा, रिफाइनमेंट, यानी एक ऐसा घना और सटीक पैराग्राफ तैयार करना जिसे पढ़कर लगे कि वाह, इसमें कोई भी शब्द बेकार नहीं है। यहाँ इस ग्रिड को देखिए, प्रॉम्प्ट मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं। अगर आप एआई से सिर्फ समरी मांगेंगे तो आपको एक बोरिंग सा जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट को एक फॉर्मूले की तरह दें, जैसे 2026 और 2025 की पीडीएफ की तुलना करो और केवल बदलावों की लिस्ट दो, तो आपको कंप्लायंस के लिए एकदम परफेक्ट डेल्टा रिपोर्ट मिलेगी। ये बेसिकली एआई के लॉजिक को कंट्रोल करने का तरीका है। एक और गेम चेंजर तकनीक है पर्सोना लॉक्ड प्रॉम्प्टिंग। आप एआई को एक रोल या पर्सोना दे दीजिए और वो उसी नजरिए से डॉक्यूमेंट पढ़ेगा। एक ही पीडीएफ है, पर अगर आप उसे एग्जीक्यूटिव रोल देते हैं तो वो सिर्फ मुनाफे और रिस्क की बात करेगा। अगर टेक्निकल रोल देते हैं तो वो मेथडोलॉजी और डेटा की गहराई में जाएगा। मतलब पर्सोना बदलते ही एआई का पूरा फोकस बदल जाता है और एक ही डॉक्यूमेंट से आपको बिल्कुल अलग और काम की जानकारियां मिल जाती हैं। भाग 5, नैतिकता और डेटा सुरक्षा। अब आते हैं उन मैक्रो नियमों पर जो इस पूरी शक्ति को कंट्रोल करते हैं। टूल कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, बिना गार्डरेल्स के वो खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए हम वैज्ञानिक अखंडता को बनाए रखने के लिए नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी NW द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों पर निष्पक्ष रूप से नजर डालेंगे। ये नियम तय करते हैं कि एआई का इस्तेमाल कहाँ सही है और कहाँ बिल्कुल गलत। NWU के दिशा निर्देशों के अनुसार लाइन बिल्कुल साफ है। नैतिक उपयोग वो है जहां आप एआई से ग्रामर ठीक करवाते हैं, साइटेशन फॉर्मेट करवाते हैं या अपने विचारों को वेरीफाई करते हैं। लेकिन अनैतिक उपयोग, जब आप अपनी पूरी की पूरी मुख्य सामग्री, कोर कंटेंट एआई से लिखवा लें और बिना कोई क्रेडिट दिए उसे अपना बता दें। इसी वजह से अब संस्थानों में एआई वर्कफ्लो लॉग और एक एआई डिक्लेरेशन पेज देना बहुत जरूरी होता जा रहा है। और जहां तक डेटा सिक्योरिटी की बात है, तो सबसे बड़ा रिस्क है शैडो आईटी, यानी ऑफिस के काम के लिए चुपके से पब्लिक एआई टूल्स का इस्तेमाल करना, जिससे आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो सकता है। एंटरप्राइज दुनिया में इसीलिए जीरो रिटेंशन पॉलिसी चलती है। डेटा सिर्फ रैम में जाता है और काम होते ही हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। और अगर डेटा अति संवेदनशील है तो लैमा 3 जैसे लोकल LLMs का यूज किया जाता है, जो पूरी तरह से आपके सिस्टम में प्राइवेट रहते हैं। भाग 6, डॉक्यूमेंट्स का भविष्य। चलिए अब नजर डालते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एआई पीडीएफ फाइलों को पढ़ने के हमारे पुराने तरीके को पूरी तरह खत्म कर देगा? और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि जवाब शायद हाँ है। हम लिक्विड डॉक्यूमेंट युग में कदम रख चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट्स सिर्फ पन्ने नहीं रहे। सोचिए, एक लंबी रिपोर्ट जिससे आपको पढ़ना ना पड़े, बल्कि 2 एआई आवाजें उसे एक पॉडकास्ट की तरह आपके लिए डिस्कस करें। या फिर इंटरैक्टिव माइंड मैप्स और ऑगमेंटेड रियलिटी AR के जरिए पूरी रिपोर्ट आपके सामने 3D में प्रोजेक्ट हो जाए। जानकारी अब एक जगह रुकी नहीं रहेगी, वो आपके हिसाब से ढल जाएगी। तो अंत में मैं आपको इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ता हूं, जब एआई पल भर में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तो क्या हमारा रोल इन्फॉर्मेशन गैदरर से बदलकर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर का नहीं हो गया है? अब हमारा काम सिर्फ डेटा खोजना नहीं है, बल्कि उस डेटा की आलोचनात्मक जांच करना, उसमें से सच निकालना है। और यकीन मानिए, इस एआई की दुनिया में मानवीय तर्क पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सफर शानदार लगा होगा।